ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 अटेम्प्ट। सबसे पहली चीज तो ये अमेंडमेंट्स कहाँ दी हुई हैं? आईसीएसआई में जब आप अपना एकेडमिक कॉर्नर या एकेडमिक पोर्टल अगर कभी गए हो आप, वहां पर अगर आपने देखा हो तो वहां पर सप्लीमेंट के फॉर्म में इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करा हुआ है। अगर हम लोग मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो जेआईजीएल में अमेंडमेंट है, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट है, एसबीईसी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके तो उन्होंने सिर्फ 2 सप्लीमेंट्स दिए हैं। आई हैव टेकन ओनली दोज अमेंडमेंट्स जो आईसीएसआई ने आपको प्रोवाइड कराए। वैसे भी आपको पता होगा कि आपके एग्जाम के 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द इंस्टीट्यूट। तो आपके इंस्टीट्यूट ने जो भी अमेंडमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, आई एम गोइंग टू टेक अप दैट, ठीक है। और उसी के हिसाब से एसबीईसी में देयर इज नो सच अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से। बाकी तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग बार बार ढूंढ के निकाल दी जाते हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन अमेंडमेंट्स हैं जेआईजीएल में भी, कंपनी लॉ में भी। तो जेआईजीएल की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ 1 या 2 अमेंडमेंट्स हैं। रिमेनिंग पोर्शन जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो कंपनी लॉ में है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया जिसकी वजह से काफी सारे चेंजेस हैं, 1-2 मेजर चेंजेस भी हैं जो कंपनी लॉ के अंदर किए गए हैं। ओके चलिए इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देंगे सो दैट यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जेआईजीएल के अमेंडमेंट्स के साथ। आई होप आप रिमेंबर करते होंगे कि जेआईजीएल में आपका एक चैप्टर है स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। इतना याद है? चलो एटलीस्ट थैंक गॉड, है ना। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस अमेंडमेंट को हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर चैप्टर का नाम होगा ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ नए प्रोविजन की अमेंडमेंट की बात करी है, बट आई हैव ऑल्सो टेकन अप द ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि जब आपको ओल्ड याद आएगा तभी आपको न्यू समझ में आएगा कि चेंज क्या हुआ है। अगर आप डायरेक्टली आईसीएसआई के सप्लीमेंट को देखोगे तो वहां पर सिर्फ ऐसा लिखा है इस सेक्शन के इस पोर्शन में ये चेंज कर दिया गया है, तो वो आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आई हैव ट्राइड कि हमने इसको पुटअप किया है इस मैनर में कि वी हैव आल्सो डन ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन, पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो वो हमने सिर्फ न्यू प्रोविजन वाले ब्लॉक में कवर किया है। ओके चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस की अमेंडमेंट्स के साथ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। रैदर इसी चैप्टर में सिर्फ अमेंडमेंट है। ओके स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर हम लोग एनसीएलएटी के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर आपको याद होगा तो ये लाइन शायद याद आ जाए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल शुड कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11। अब बताइए ये याद आया कि नहीं? अगर ये भी याद नहीं आया तो थोड़ा खतरे की बात है कि यही नहीं याद आया ओल्ड क्या था। तो जब हम लोग नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक चेयरपर्सन होता है, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल मेंबर्स होते हैं विच आर नॉट एक्सीडिंग 11। दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 11, राइट। अमेंडमेंट जो आई है वो ये आई है कि ये जो 11 लिखा हुआ है इस 11 को ओमिट कर दिया गया है। 11 को ओमिट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स की लिमिट को हटा दिया गया है। इसका मतलब अब गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर्स वो चाहें वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना चेंज है कि ये जो लास्ट में लिखा था नॉट एक्सीडिंग 11, इसको ओमिट कर दिया गया है। तो 11 की लिमिट अब एप्लीकेबल नहीं है। तो डिटेल देखिए क्या हुआ है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स इन द एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन रिमूव्ड। तो ये सबसे पहली अमेंडमेंट है। जब स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में पढ़ेंगे हम लोग नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, यही चीज एग्जैक्टली एप्लीकेबल है कंपनी लॉ में भी, क्योंकि अगर हम लोग नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ। सेम चीज कंपनी लॉ में भी एप्लीकेबल है, यानी जहां कहीं भी हम लोग नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये 11 वाला पोर्शन अब हट गया है, ओमिट हो गया है। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीएलएटी, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड प्रोसीजर ऑफ अपील अंडर एनसीएलएटी।
अगर वो आपसे कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीएलटी पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? अमेंडमेंट। इससे समझ में आता है कि क्वेश्चन अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे व्हाट इज द अमेंडेड प्रोविजन, वो सिर्फ ये पूछेंगे व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीएलटी। वहां आपको लिखना होगा कि ये लिमिट, अब इसमें स्पेसिफाई भी कर दीजिएगा कि ये लिमिट हुआ करती थी, बट नाउ एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 11 हैज नाउ बीन रिमूव्ड. That means now the central government can appoint as many technical and judicial members as it requires. So I hope the first amendment is very clear, ठीक है, regarding the chapter of special court and tribunal. इसी से ही related insertion हुआ है एक नए section का 418A of the Companies Act with respect to benches of appellate tribunal. जब हम लोग बात करते हैं बेंचेस का मतलब सुना है हम लोग ने, जो भी कोर्ट्स होते हैं उनकी अलग अलग बेंचेस होती है, सिंगल बेंच होता है, डिवीजन बेंच होती है। सिंगल बेंच में कितने जजेस होते हैं? 1। डिवीजन बेंच में कितने जजेस होते हैं? 2, ठीक है। और इसी तरह से कह रहे हैं नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की भी बेंचेस क्रिएट की गई हैं, ठीक है। ये नया सेक्शन है, ओल्ड में कुछ भी नहीं था प्रोविजन, न्यू सेक्शन ये इंसर्ट हुआ है। इंसर्शन ऑफ अ न्यू सेक्शन 4118 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेंचेस ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये नया सेक्शन देखिए क्या है, द पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल may be exercised by the benches to be constituted by the chairperson. ये benches कौन बनाएगा? Chairperson. किसका chairperson है ये? NCLAT का, okay? Provided that a bench of appellate tribunal shall have at least 1 judicial member and 1 technical members. तो एक NCLAT है, अब ये National Company Law Appellate Tribunal के पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उन अलग अलग केसेस को मैनेज करने के लिए ये अपनी बेंचेस बना देते हैं। बेंचेस का मतलब पैनल बना देते हैं, ठीक है। एक सिंगल बेंच होती है जिसमें सिंगल जज होता है, डिवीजन बेंच होती है जिसमें 2 जजेस होते हैं, ठीक है। ऐसे करके पैनल ऑफ जजेस बना दिए। यहाँ पर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है 418A, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बेंचेस बनाई है अपनी, ओके। जिसमें ये कह रहे हैं चेयरपर्सन बेंचेस बना सकता है और हर बेंच में कम से कम कौन कौन होना चाहिए? 1 judicial member and 1 technical member. Okay? The benches of the appellate tribunal shall ordinarily sit at New Delhi or such other place as central government may in consultation with the chairperson notify. तो normally ये benches कहाँ बैठ रही होंगी? न्यू दिल्ली में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनके लिए कोई और पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। Provided that central government may by notification after consultation with the chairperson establish such number of benches of appellate tribunal as it may consider necessary to hear appeal against any direction or decision or order referred to under Competition Act and IBC. चाहे Competition Act हो, अब शायद आपको इतना याद आए, Competition Act हो या IBC हो, दोनों में ही appellate authority NCLAT ही है। तो ये कह रहे हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की बेंचेस क्रिएट करेगा और वो इनके अपील्स एंटरटेन कर सकते हैं। तो मेजर जो यहाँ पर जो 2 चेंज आए हैं NCLAT से रिलेटेड ही, सबसे पहला मैंने आपको बताया दिस इज रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, ठीक है। सबसे पहला चेंज ये आया था नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड हुआ करते थे, कितने? 11, और अब उन्होंने इस 11 की लिमिट को हटा दिया है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 11 से ज्यादा मेंबर्स भी अपॉइंट कर सकती है। दूसरा चेंज जो आया वो नया सेक्शन इंसर्ट किया 4118A, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के बेंचेस भी बनाई जा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो चेयरपर्सन के हिसाब से NCLAT की बेंचेस बनाई जाएंगी। ये बेंचेस कहाँ सिटिंग करेंगे? अपने न्यू दिल्ली में, और ये बेंचेस अपील के मैटर्स एंटरटेन करेंगे कॉम्पिटिशन एक्ट के और IBC के, ठीक है। पहले NCLAT के बेंचेस से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था। तो मेजर ये अमेंडमेंट आया है स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के कॉन्सेप्ट में। नाउ दिस वाज द ओनली एंड ओनली अमेंडमेंट इन JIGL। इसमें से भी अगर हम आपसे बात करें तो वो 11 वाली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो ना बेंचेस वाली अमेंडमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सके। जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज है वो यही है कॉम्पोजिशन ऑफ NCLAT, जो 11 की लिमिट को रिमूव करके हटा दिया गया है। फाइन, ठीक है, समझ आ गया। पहली अमेंडमेंट क्लियर है? पहली क्या, पहली और आखिरी क्लियर है JIGL की? ओके।
नाउ वी विल मूव टू कंपनी लॉ. यहां से मेजर अमेंडमेंट स्टार्ट हो रही हैं. ज्यादातर अमेंडमेंट्स एज आई टोल्ड यू दे आर गिवन इन कंपनी लॉ. ओके, कंपनी लॉ में अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ. यहां पर एक डेफिनेशन में चेंज आया है लिस्टेड कंपनी के. अगर हम लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखते हैं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है. कह रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, definition of listed company. Listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. ये definition listed company की है किसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से. Over here I would like to clarify, ये definition SEBI regulations के हिसाब से नहीं है. SEBI regulations के हिसाब से listed company की अलग definition है. ये definition कहाँ दी हुई है, कंपनीज एक्ट में. हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उस कंपनी को क्या कहा जाएगा, लिस्टेड कंपनी. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिक्योरिटीज? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब सिर्फ शेयर्स हुआ? बताइए, सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ शेयर होगा या शेयर के अलावा और चीजें भी हो सकती हैं? सुना होगा, पढ़ा होगा. सिक्योरिटीज और शेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर. जब हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज लिस्टेड है, इसका मतलब शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, आईडीआर, ये सब कुछ, बॉन्ड्स, ये सब कुछ आ जाता है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में. तो यहां पर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन हुआ करती थी कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अब देखते हैं अमेंडमेंट क्या है. अ न्यू प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड इन द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी. जब भी लिखा होता है अ न्यू प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड, ऐसा कई बार लाइन देखी है आपने, प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड. प्रोविजो का मतलब क्या हुआ, एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया है. देखिए क्या प्रोविजन इंसर्ट किया है, सच क्लासेस ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज as may be prescribed in consultation of Securities and Exchange Board shall not be considered as listed companies. ये मेजर अमेंडमेंट है, ये प्रोविजो ऐड हुआ है. नॉर्मली देखो क्या था, नॉर्मली ये था हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है उनको लिस्टेड कंपनी कहा जाता था. बट अब एक चेंज ये आया है, सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्टेड सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज. यानी कुछ कंपनीज को स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के प्रोविजन से हटा दिया गया है. यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट एक लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएट करेगी जिनको अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. और देखिए यहां पर हमने आपके लिए पुट कर दिया है रूल 2A, कंपनीज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज. डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आया? ओल्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ था हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी है. अब इन्होंने यहां पर एक नया प्रोविजन क्या डाला है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. तो बताइए किसकी डेफिनेशन में चेंज आ गया, लिस्टेड कंपनी की. ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में जो चेंज आया है, दिस इज एज पर द कंपनीज एक्ट और दिस इज एज पर द सेबी रेगुलेशंस. दिस इज एज पर आप ही से पूछ रहे भाई, जो बैठे हैं वही बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले बता नहीं सकते, मजबूर हैं वो. ये डेफिनेशन में जो चेंज आया है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से? अरे बाप रे, यही नहीं समझ में आया. कंपनीज एक्ट के हिसाब से. भाई क्या पढ़ रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था. कंपनीज एक्ट ही तो पढ़ रहे हैं. सेबी के हिसाब से लिस्टेड कंपनी में जो डेफिनेशन है वो एज इट इज रहेगी. हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से. कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी किस कंपनी को कहा जाता था, किसको कहा जाता था, हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो. ठीक है, इतना डेफिनेशन अभी भी है, बस इसमें एक प्रोविजो ऐड कर दिया है कि कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर दिया. दैट मीन्स नाउ दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज. अब वो कंपनीज कौन सी हैं, कंपनीज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी. The following classes of companies shall not be considered as listed company, namely, first, public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange.
but have listed their non-convertible debt securities issued on a private placement basis. क्या आप बता सकते हैं ये पॉइंट क्या हुआ? What is this point? फर्क क्या हुआ? फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से? जिनका क्या लिस्टेड हो? पहले तो बताओ जिनका क्या नहीं लिस्टेड हो. फर्स्ट लाइन के हिसाब से बताइए. पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर. जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन क्या लिस्टेड है? बताइए क्या लिस्टेड है? बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज issued on a private placement basis. Do you know what is a private placement basis? Private placement basis क्या होता था बताइए. क्या करते थे? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? सुना है पहले कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो फिर जून का सोचो. अगर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं सुना है तो जून के बारे में सोचिए. बताइए प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता था? दो तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं, एक पब्लिक इशू और एक प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में किसको शेयर्स देते थे? सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स दिए जाते थे, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है. याद आया? व्हेन वी इशू सिक्योरिटीज नॉट टू द होल पब्लिक बट टू अ स्पेसिफाइड सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है. अब यहां पे कह रहे हैं वो पब्लिक कंपनी जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, जो कैसे इशू किए गए हो? प्राइवेट प्लेसमेंट में. ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. तो अगर मान लीजिए हम ये पूछते हैं कि एक कंपनी है जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे जो इशू किए गए थे वो लिस्टेड है, विल इट बी कंसिडर्ड एज ए लिस्टेड कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट? नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लिस्टेड कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट. समझ में आया अब चेंज क्या आया है? तो ओल्ड में मतलब पहले सिर्फ इतनी डेफिनेशन थी, जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है हर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है. बट अब उन्होंने कहा कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी अब वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाई जाएंगी. जिसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हुई? वो पब्लिक कंपनी जिनके इक्विटी लिस्टेड नहीं है लेकिन क्या लिस्टेड है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए गए थे. सेकंड बताइए क्या है, क्या लिस्टेड है? सेकंड में पढ़ के बताइए क्या लिस्टेड है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. ठीक है, यानी एक ऐसी कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए गए थे, अगर वो लिस्टेड है तो उसको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे. ओके, तो जहां जहां पर कंपनीज एक्ट में लिखा होता है ना, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनी, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनी, वहां लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होगा वो यहां पर डिफाइन किया गया है. क्लियर? दो पॉइंट्स हुए अभी तक. सबसे पहले वो पब्लिक कंपनी जिनका इक्विटी लिस्टेड नहीं है लेकिन क्या लिस्टेड हो? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, या बोथ द कैटेगरीज ऑफ 1 and 2 अबव. यानी एक ऐसी कंपनी. अच्छा बताइएगा, एक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, उसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड है और उसके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं, उसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताइए, उसको हम लिस्टेड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा क्योंकि इस अमेंडमेंट के हिसाब से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. ओके, समझ आया कि शैल एक्सप्लेन अगेन? आ गया? थोड़ा आया, ज्यादा आया, क्या आया? थोड़ा आया. अच्छा, थोड़ा क्या नहीं आया? इसको अच्छा पढ़ के देखो अपने आप. पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट, ये उन कैटेगरीज है जो लिस्टेड कंपनीज नहीं मानी जाएंगी. गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी. जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है वो पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं करे हैं लेकिन जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्टेड है या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है. ओके, अब इसी में ही सेकंड देखिए, प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. बस ये वाली लाइन पढ़ के बताइए ये कंपनी क्या हुई? कह रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कराए हैं. बताइए कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी?
नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको सब शेयर करेंगे, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझते जाइए। सबसे पहला एग्जेम्पशन वो पब्लिक कंपनी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, एंड सेकेंड वो प्राइवेट कंपनीज which have listed their non-convertible debt security on a private placement basis। तो एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कराया है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो लिस्टेड है कि नहीं है, वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? एंड थर्ड, पब्लिक कंपनीज which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in section 23(3) of the Companies Act। यानी जो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है लेकिन कहीं और किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो कंपनीज जिनके इक्विटी शेयर यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अगर किसी और कंट्री या किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ की लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग इस प्रोविजन को देखें तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी थी? हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं वो लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया। बताइए फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? वो पब्लिक कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किए गए थे वो लिस्टेड हो। सेकेंड, वो प्राइवेट कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इशू किए गए हों अगर वो लिस्टेड है। एंड थर्ड, वो कंपनीज जो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनको भी हम लोग इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हैं विच हैव नाउ बीन एग्जेम्प्टेड। अगेन, अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो भी आप ये समझ जाएंगे कि वो आपसे ये अमेंडमेंट पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि ये अमेंडमेंट से पूछे गए हैं। मैक्सिमम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब एग्जाम में पेपर आता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन अमेंडमेंट से आया है, बिकॉज जब आपको अमेंडमेंट नहीं पता तो आपको यही नहीं पता कि वो अमेंडमेंट से आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये सेकेंड अमेंडमेंट है जो कंपनीज एक्ट के अंदर कवर की गई है। एनी डाउट हियर? एक हम लोग ने JIGL में देखी अमेंडमेंट जिसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ NCLAT, उसमें क्या अमेंडमेंट आई है बताइए? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में क्या अमेंडमेंट थी मेजर? क्या अमेंडमेंट थी? उसकी कॉम्पोजिशन में क्या कर दिया गया है? 11 की जो लिमिट है वो रिमूव कर दी गई है। ठीक है, और सेकंड हम लोगों ने डेफिनेशन लिस्टेड कंपनी की देखी जिसमें अमेंडमेंट है नॉर्मली हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं उसको लिस्टेड कंपनी माना जाता है, लेकिन 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज को इस डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी। ये अमेंडमेंट शायद हमने आपको करा भी दी थी व्हाइल आई वाज डूइंग द लेक्चर्स। आई डोंट नो किस बैच में हमने कराई होगी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया है। इसके पहले आप हमें बताइए स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती थी? तब तो चेंज पता चलेगा। व्हाट वाज द लिमिट? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी, हाँ, means a company other than a public company. Small company basically a type of private company. Paid up capital of which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees. ये याद है ना लिमिट? और टर्नओवर का क्या था? टर्नओवर की लिमिट कितनी थी? डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। तो पेड अप कैपिटल जिसका 50 लाख से कम हो और टर्नओवर जिसका 2 करोड़ से कम हो वो स्मॉल कंपनी कहलाई जाती थी। अब ये 50 लाख की लिमिट 2 करोड़ हो गई है और 2 करोड़ की लिमिट 20 करोड़ हो गई है। यानी अब स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये वाली लिमिट देखो सेम है 10 करोड़। ठीक है, पहले तो हमको ये बताइए इसका मतलब क्या होता था? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। इसमें 50 लाख क्या था और 10 करोड़ क्या था? अभी की लिमिट कितनी है? 50 लाख और 10 करोड़ क्या था? अगर कभी फ्यूचर में लिमिट बढ़ाई जाएगी तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10 करोड़। आज देखो ये लिमिट बढ़ाई गई,
तो क्या ये 10 करोड़ के पार निकल गई? नहीं, आज भी जब ये बढ़ाई गई तो कितनी बढ़ाई गई? 2 करोड़। अब अगर हम आपसे पूछें ये 2 करोड़ वाली फ्यूचर में भी कभी बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल। मैक्सिमम कितनी? 10 करोड़। लेकिन अगर हम कहें आज की डेट पे स्मॉल कंपनी किसको माना जाएगा? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 2 करोड़। और टर्नओवर में जो 2 करोड़ की लिमिट थी वो कितनी हो गई? 20 करोड़। नीचे वाली देखो सेम है, 100 करोड़ 100 करोड़। तो हमको एक बात बताइए, इस अमेंडमेंट से ओके ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज अब स्मॉल कंपनी बन जाएंगी या कम बन जाएंगी? More number of companies will come under the purview of small company or less number of companies? सोच के बताइए क्या होगा? ज्यादा कंपनीज अब स्मॉल कंपनी बन जाएंगी। ये एक लीनियंट प्रोविजन है। मतलब पहले सिर्फ उस कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाता था जो 50 लाख से नीचे है। अब हर उस कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा जो 2 करोड़ से नीचे है। यानी 2 करोड़ के पेड अप कैपिटल से कम वाली कंपनी भी अब स्मॉल कंपनी है। एंड वी ऑल नो कि स्मॉल कंपनीज को बहुत सारे एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। सो दिस वाज द नेक्स्ट अमेंडमेंट जिसमें स्मॉल कंपनी की लिमिट्स को 50 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ और 2 करोड़ के टर्नओवर को बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया। एनी डाउट इन दिस पोर्शन? ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, शेयर एंड शेयर कैपिटल। देखो अमेंडमेंट आपको तभी समझ में आएगी, इसीलिए अमेंडमेंट्स लास्ट में रखी जाती हैं। इवन इंस्टीट्यूट भी बाद में देता है। अमेंडमेंट आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको कंटेंट याद हो। अगर आपको कंटेंट ही नहीं याद होगा तो अमेंडमेंट याद होने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ये याद है कि नहीं है? सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर, ऐसा कुछ याद है? चैप्टर बताइए कौन सा था ये? हमने इसीलिए, हमें पूरा भरोसा है कि आपको कुछ नहीं पता होगा, इसीलिए हमने चैप्टर भी लिख दिया। शेयर एंड शेयर कैपिटल में एक सेक्शन 62 है, फर्दर इशू ऑफ शेयर। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक कंपनी नए शेयर इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो उसको कहते क्या थे? राइट शेयर। ठीक है, राइट शेयर में आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा, शायद याद हो, व्हेन द राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड and limiting a time being not less than 15 days and not more than 30 days from the date of offer, within which the offer it not accepted shall be deemed to have been declined. बताओ ये 15 से 30 दिन वाली लिमिट याद है कि नहीं? 15 से 30 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है, आपको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया गया, ठीक है, तो उनको एक सिचुएशन, उनको एक समय दिया जा रहा है कि भाई 15 से 30 दिन के अंदर या तो हाँ बोल दो या तो ना बोल दो। और अगर 15 से 30 दिन के अंदर तुमने कुछ नहीं बोला तो कह रहे हैं इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। अब बताइए याद आया 15 से 30 दिन? अब अगर ना याद आए जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक बार बुक में जाके फिर से देखना और फिर आपको समझ में आएगा कि अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अब आप ये समझ के देखना, इसीलिए हमें तो कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर कि आपको नहीं याद होगा, इसीलिए हमने ये पुटअप किया। ये आपके आईसीएसआई ने नहीं दिया है। आईसीएसआई ने कैसे दिया है पता है? सेक्शन 62, ठीक है, सब सेक्शन 1 में ये लिमिट ये हो गई है। वो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको सेक्शन 62 रटा हुआ है, लेकिन ये अजम्पशन सिर्फ आईसीएसआई की, मेरी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो आपको याद दिला, इसी बहाने 2-3 सेक्शन पढ़ लोगे, है ना? तो इसलिए आई हैव पुट दिस कि ये एक टाइम लिमिट होती है 15 से 30 दिन की, ओके, कि कम से कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय दिया जाएगा ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। अमेंडमेंट सिर्फ ये आई है कि अब अगर कंपनी चाहे तो 15 से कम दिन भी रख सकती है। तो ये डेफिनेशन क्या हो गया है? द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड लिमिटिंग अ टाइम बीइंग नॉट लेस देन 15, ये पहले भी था और अमेंडेड आ गया है, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब फिलहाल ये 15 दिन की लिमिट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस 15 की लिमिट को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगेन एग्जाम के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक इससे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, बट स्टिल क्योंकि अमेंडमेंट है आपको ध्यान में रखनी है, तो अभी तो 15 की ही लिमिट है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस 15 की लिमिट को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जल्दी से जल्दी लोग अपना राइट शेयर या तो एक्सेप्ट कर लें या तो डिनाई कर लें। ओके, तो 15 to 30 डेज की लिमिट है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस 15 डेज के टाइम लिमिट को कम किया जा सकता है। फाइन, ठीक है, ओके।
सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी अमेंडमेंट पढ़ी थी, जरा बताइए। सबसे पहले एनसीएलएटी के कॉम्पोजिशन की। एनसीएलएटी के कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आया था, जो मैक्सिमम नंबर 11 था वो हटा दिया गया है। फिर हम लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन किसमें अमेंडमेंट पढ़ा, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज को ऐड कर दिया गया है। ऐड किया गया है कि एग्जेम्प्ट किया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नॉर्मली लिस्टेड कंपनी उसको कहा जाता था हर वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, लेकिन 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज थी जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब उनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। बता सकते हैं वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी। फर्स्ट, वो पब्लिक कंपनी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट में इशूड थे वो लिस्टेड हो। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड हो। या फिर थर्ड, वो जो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है लेकिन अदर ज्यूरिसडिक्शंस में लिस्टेड हैं वो। इन तीनों को अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा, जो 50 लाख की लिमिट थी वो कितनी हो गई है, 2 करोड़ की, और जो 20 करोड़ के टर्नओवर वाली लिमिट थी वो कितनी हो गई है, 2 करोड़ की जो लिमिट है वो कितनी हो गई है, 20। ठीक है, अब हम लोग ने शेयर एंड शेयर कैपिटल में देखा सेक्शन 62 राइट शेयर्स। राइट शेयर्स में राइट का ऑफर एक्सेप्ट करने की जो टाइम लिमिट थी 15 से 30 दिन की, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 15 दिन की उस टाइम लिमिट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फर्दर। ओके, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, ये अमेंडमेंट भी कुछ खास एग्जाम में पूछने लायक नहीं है। इसमें बस ये लिखा है, आपको याद होगा एक टॉपिक है डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। शेयर कैपिटल में मेंबर्स एंड शेयर होल्डर में एक टॉपिक था बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स। वहां पे एक टॉपिक ये था, सेक्शन 89 था डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। यानी अगर कोई पर्सन किसी शेयर में बेनिफिशियल इंटरेस्ट लिए हुए है तो उसको डिस्क्लोजर्स करने पड़ते थे। अब अमेंडमेंट सिर्फ इतनी आई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कुछ लोगों को इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकती है। मतलब अगर नॉर्मल प्रोविजन ये कहता है कि जिनका भी कंपनी में बेनिफिशियल शेयर है, 2 तरीके के ओनर्स होते हैं, एक रजिस्टर्ड ओनर होता है, एक बेनिफिशियल ओनर होता है। पहले तो बताओ रजिस्टर्ड ओनर कौन होता था, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है। और बेनिफिशियल ओनर कौन होता था, जो एक्चुअली शेयर का बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, यहां पर एक सेक्शन 89 ये कहता था कि जो भी बेनिफिशियल होल्डर्स हैं उनको कंपनी को कुछ डिक्लेरेशंस देने पड़ेंगे। अब अमेंडमेंट देखिए क्या लिखी है, अ न्यू सबसेक्शन 11 हैज बीन इंसर्टेड व्हिच इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्संस from complying with any of the requirement of this section pertaining to declaration in respect of beneficial interest if it is considered necessary to grant such exemption in the public interest। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकती है अगर ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में है। फाइन, अब देखो है क्या, जैसे इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्सन, ये चेंज आ गया। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो क्लास और क्लास ऑफ पर्सन कौन होंगे, इसलिए फिलहाल के लिए ये एग्जेम्पशन आपके एग्जाम में नहीं आ सकती अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई करें कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको डिस्क्लोजर नहीं करना है। अभी सिर्फ इतना चेंज आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि अगर आप चाहें तो कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकते हो कि आपको ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करना है। ठीक है, तो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। चले आगे, फाइन। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है ये है पेनाल्टी से रिलेटेड। अगेन अगर आपने पेनाल्टी याद करी होंगी तो ठीक है, पेनाल्टी याद नहीं करी होंगी तो अमेंडमेंट हो ना हो हमसे क्या मतलब, लेकिन एटलीस्ट अब वो पेनाल्टी कर लेना जिसमें अमेंडमेंट आई है। मतलब समझ में आया हमने क्या बोला, पहले हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं आपने पेनाल्टी छोड़ी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं हम ही ने कहा था, ठीक है। अब पेनाल्टी आपने छोड़ी थी तो पेनाल्टी जो आपने छोड़ दिया उसमें अमेंडमेंट भी आए तो आपसे क्या मतलब, लेकिन जिन सेक्शंस में जिन पेनाल्टी के सेक्शन में अमेंडमेंट आई है अब आई वुड से उनकी पेनाल्टी कर लीजिएगा। हुआ क्या है, अमेंडमेंट एक्ट 2020 आने से डीक्रिमिनलाइज हुआ है, मतलब पेनाल्टीज को कम किया गया है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब समझो, पहले बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे आपको याद होगा जहां पर लिखा रहता था एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी हेल्ड लायबल, और उसको इम्प्रिजनमेंट भी होती थी, फाइन भी होता था।
ठीक है, कई जगह लिखा रहता था। अब उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब इम्प्रिजनमेंट हटा दिया है, ठीक है। तो पेनाल्टी पहले ज्यादा लगा करती थी, अब पेनाल्टी कम कर दी गई है, जिसमें से पहला पेनाल्टी का सेक्शन है सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पहले तो बताओ अनपेड डिविडेंड अकाउंट याद है? चैप्टर देखो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड अकाउंट याद है क्या होता था? कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर, याद है कि नहीं याद है? कि पहले कंपनी लॉ पढ़ाएं फिर अमेंडमेंट कराएं, है ना? ये ज्यादा सही लग रहा है हमको, पहले कंपनी लॉ पूरी पढ़ाई जाए फिर अमेंडमेंट कराई जाए। भैया पेपर है कितने दिन बाद, आई थिंक 50-60 डेज ओनली, वो भी ज्यादा ही बोल रहे होंगे हम 1-2 दिन। ओके, अनपेड डिविडेंड अकाउंट बताइए क्या होता था? अब आप सोच रहे हैं हम भी ऑनलाइन पढ़ लेते ज्यादा बेटर होता है, इसीलिए तो नहीं आए ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन, इसीलिए उनको डर था हमसे पूछना लिया जाए। अनपेड डिविडेंड अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता था बताइए जरा? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर उसको किसी ने क्लेम नहीं किया तो एक रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें उसको कहां ट्रांसफर करना होता था? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। फिर अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो कहां चला जाता था? आईपीएफ में। ये याद आया? टाइम लिमिट्स इसीलिए हमने मेंशन ही नहीं करे कि पहले अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही जब इतना मेहनत लग गई तो टाइम लिमिट क्या हम डिस्कस करें। तो एक प्रोविजन ये होता था कि अगर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया तो आपको उसे ट्रांसफर करना होता था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। लेकिन अगर आपने उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया तो पेनाल्टी लगती थी, ठीक है। अब देखो ओल्ड प्रोविजन क्या था। ओल्ड प्रोविजन, ये लेफ्ट वाला कॉलम ओल्ड का है, ठीक है, राइट वाला उसका है। penal provisions under section 24, if a company fails to comply with any of the requirements of this section, the company shall be punishable with a fine which shall not be less than 5 lakh rupee but which may extend to 25 lakh rupee, and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupee but which may extend to 5 lakh rupee। ये पेनाल्टी होती थी अनपेड डिविडेंड अकाउंट की कि अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, सो दिस वाज द पेनाल्टी। अब जरा देखो पेनाल्टी में चेंज क्या आया है, और हमको सिर्फ देख के पढ़ के बताओ पेनाल्टी बढ़ाई गई है कि कम करी गई है। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 124, सच कंपनी शैल बी लायबल, ठीक है, टू अ पेनाल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज and in case of continuing failure with a further penalty of 500 rupees। पहले देखिए कितनी थी, कह रहे हैं punishable with a fine which shall not be less than 5 lakh rupees। पहले फाइन लग रहा था कितने रुपए का? 5 लाख का। अब पेनाल्टी लग रही है कितने की? 1 लाख रुपीज की, यानी पेनाल्टी रिड्यूस की गई है। कुल मिला के अगर हम आपसे कहें और पूरा रीड कर लेते हैं, 1 लाख रुपी, और अगर कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है, कॉन्टिन्यूइंग फेलियर का मतलब समझ गए? मतलब आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं, लगातार आप डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। फर्दर पेनाल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कॉन्टिन्यूज, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की पेनाल्टी पहले देखो कितनी थी, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी, कम से कम 1 लाख का था। और यहां पर देखिए कितना करा है, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ 25,000 रुपीज। यानी पहले जहां 1 लाख की कम से कम थी, अब कितनी की कर दी है? 25,000। तो अगर आप देखें तो सीधे सीधे पेनाल्टीज रिड्यूस की गई हैं, कम की गई है, ठीक है। तो पहले वाली अगर आप जब अपनी बुक में देखोगे तो आपको ये वाली पेनाल्टी मिलेगी, ठीक है। अब पेनाल्टी रिड्यूस करके न्यू प्रोविजन ये कर दिया गया है। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड, रादर आई वुड रिक्वेस्ट, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, कि जिनमें पेनाल्टीज में चेंज आए हैं एटलीस्ट वो पेनाल्टीज याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, फाइन। तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं, बस पेनाल्टी में चेंज आया है। और नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सीएसआर चैप्टर में। कौन सा चैप्टर था ये? सीएसआर कौन सा चैप्टर था? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ कुछ याद है इसके बारे में? कितना % कंट्रीब्यूट करना पड़ता था सीएसआर के लिए? कितना % कंट्रीब्यूट करना पड़ता था? छोड़ो कंपनी लो बड़ों पे अमेंडमेंट बाद में, अगले साल दिसंबर में अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, पहले 1 साल और कंपनी लॉ पढ़ते हैं।
आपको पता है एग्जीक्यूटिव के बाद, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 के बाद कंपनी लॉ है नहीं, आपके प्रोफेशनल में भी नहीं है। यानी ये जो आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, अगर दिसंबर में आप गलती से पास हो जाते हैं, हम ये कैसा गलती से, कैसे गलती से ही पास हो जाओगे। अगर गलती से आप दिसंबर में पास हो गए तो आप इसी नॉलेज के साथ सीएस बन के जाएंगे कंपनी में, क्योंकि इसके बाद मॉड्यूल 2 में भी कंपनी लॉ नहीं है, प्रोफेशनल में भी कंपनी लॉ नहीं है। प्रोफेशनल के 9 पेपर में कोई पेपर कंपनी लॉ का नहीं है, रिलेटेड सेक्शंस हैं, बट देन फुल सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ इज नॉट देयर। तो इसलिए प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करके चलिए। रीजन बीइंग, कंपनी सेक्रेटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनी लॉ, ऑब्वियसली। चलो, सीएसआर में कितना खर्चा करते थे? 2%। अब याद आया कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता था? 2%। ठीक है, ओके। सीएसआर में पहली अमेंडमेंट ये है, क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड। एक क्लैरिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने कि अगर हम कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कंपनीज हैं जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन का रिसर्च कर रहे हैं या कोविड-19 की अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, उसके लिए अगर किसी कंपनी ने स्पेंडिंग किया है तो वो उनके सीएसआर एक्सपेंडिचर पे क्वालिफाई करेगा, मतलब उनको उस 2% में काउंट किया जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो, ठीक है, कि कंपनी ने इस पर्पस के लिए किया है। जैसे इसमें देखो लिखा है, स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड्स फॉर कोविड-19 इज एन एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड for carrying out awareness campaign program or public outreach campaign on COVID-19 vaccination program is an eligible CSR activities। अब ये words बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, carrying out awareness campaign programs या फिर spending on COVID-19 funds। तो जो कंपनीज इस एरिया में काम कर रही हैं उनका वो खर्चा CSR के 2% में काउंट किया जाएगा। That is an eligible expenditure। ठीक है, सीएसआर चैप्टर के अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली अमेंडमेंट थी। सेकंड मूव करें, आई थिंक दिस वाज सिंपल, ओके। सेकंड, पेनाल्टी, अगेन पीनल प्रोविजन है, सेक्शन 135 सब सेक्शन 7। अगर आपको याद हो सीएसआर का सेक्शन 135 हुआ करता था, ये याद है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सेक्शन 135 सब सेक्शन 7 पेनाल्टी का प्रोविजन है जो कह रहा है पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंग विद। देखिए हमने आपके लिए कितनी मेहनत करी। 135(5) एंड 135(6). 135 सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर आपने 135(5) एंड 135 सबसेक्शन 6 को कंप्लाई नहीं किया तो पेनाल्टी दी गई है 135 सबसेक्शन 7 में। लेकिन हमें 100% श्योर था कि 135 सबसेक्शन 5 क्या है और 135 सबसेक्शन 6 क्या है कि आपको याद नहीं होगा, इसलिए हम लिख कर लाए। 135(5) है स्पेंडिंग 2% वाला क्लॉज और 135(6) है ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंट अमाउंट। ये अनस्पेंट वाली अमेंडमेंट हमने आपको कराई हुई है। अगर आपने लेटेस्ट वाले लेक्चर्स देखे, लेटेस्ट मतलब जो आपको लेक्चर मिले थे उसमें अनस्पेंट का मैंने बताया था कि अगर आपका जो सीएसआर का खर्चा है वो अनस्पेंट है, आपने पूरा खर्चा नहीं किया है तो उसको एक स्पेसिफिक फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी कराई हुई है आपको। यहां पर ये दो चीजें हैं कि अगर आपने वो 2% खर्चा नहीं किया है या जो अनस्पेंट अमाउंट आपको ट्रांसफर करना था वो आपने ट्रांसफर नहीं किया है तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 7 की पेनाल्टी लगेगी। और वो पेनाल्टी ये है, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 rupees but which may extend to 25 lakh rupees, and every officer of company who is in default shall be punishable with imprisonment। देखिए यहाँ पर imprisonment हो रही है, which may extend to 3 years or fine or which shall not be less than 50,000। ये पेनाल्टी अब अमेंड हो गई है। अब एक बार अपने आप पढ़ के देखिए पेनाल्टी कम हुई है कि ज्यादा हुई है। अब पढ़िए। सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो इन्होंने एक स्पेसिफिक फिगर हटा दी है। पहले एक स्पेसिफिक पेनाल्टी थी कितने की? 25 लाख रुपीस और यहां पर 50,000 रुपीस। अब उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट हटा के क्या लिख दिया? ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय कंपनी टू द फंड। यानी जितना पैसा उनको ट्रांसफर करना था उसका दुगना पैसा आपको पेनाल्टी के फॉर्म में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड
अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट एज द केस में भी, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट। अब ये वाला पढ़ के बताइए इम्प्रिजनमेंट होगी कि नहीं होगी? बताइए, ये वाला पोर्शन पढ़ के बताइए। पहले पेनाल्टी हो रही थी, पेनाल्टी के अंदर इम्प्रिजनमेंट था ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट है कि नहीं है? नहीं है। देखिए लिखा है एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of 1/10 of amount required to be transferred or the unspent corporate social responsibility account as the case may be, or 2 lakh whichever is less। यानी इसको हम लोग डीक्रिमिनलाइजेशन कहते हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब पहले जहां इम्प्रिजनमेंट हो रही थी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, अब इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी का अमाउंट इंपोज किया जा रहा है, दैट इज 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। यानी अनस्पेंट सीएसआर फंड में हमें जितना ट्रांसफर करना था उसका 1/10 या फिर 2 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग जिस सेक्शन की पेनाल्टी में अमेंडमेंट आई है उन सेक्शंस की पेनाल्टी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो इस सेक्शन में भी पेनाल्टी को कम कर दिया गया है। सीएसआर में देखा जाए अभी तक 2 अमेंडमेंट करी हम लोगों ने। पहली अमेंडमेंट क्या थी सीएसआर में, कि अगर कोविड-19 के रिसर्च के लिए किसी कंपनी ने कोई खर्चा किया है तो उसको एलिजिबल सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। दूसरी 135 सबसेक्शन 7 में पीनल प्रोविजन है जो कि अब कम कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीसरी अमेंडमेंट है सीएसआर की, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये याद आ गया ना, 2% खर्चा करते थे। ठीक है, अब देखो क्या आया है प्रोविजन, सेट ऑफ ऑफ एक्सेस स्पेंडिंग इन सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 आफ्टर द सेकंड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड। हम ये प्रोविजो रीड कर रहे हैं, जरा बताना इसका इंपैक्ट क्या हुआ। इन केस ऑफ कंपनी विच स्पेंड एन अमाउंट in excess of requirement of 2% will be allowed to set off such excess amount out of their obligation to spend for such number of succeeding years as prescribed in CSR rules। समझ आ गया क्या हुआ? बताइए क्या मतलब हुआ। अगर इस साल कंपनी ने 2% से ज्यादा खर्चा कर दिया है, 2% की बजाय मान लीजिए कंपनी ने 3% खर्च कर दिया है, तो ये जो 1% एक्सेस खर्च किया है इसका सेट ऑफ कंपनी ले सकती है अगले सालों में। पहले ये चीज नहीं होती थी। पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए इस साल आपने 4% खर्च कर दिया तो जो 2% एक्स्ट्रा आपने खर्च किया है वो आपकी मर्जी थी, अगले साल आपको 2% तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब क्या अमेंडमेंट आ गई है कि अगर इस साल आपको 2% खर्च करने की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और आपने 4% खर्चा कर दिया, तो ये जो एक्सेसिव 2% आपने खर्चा किया इसका जो अमाउंट है ये आगे के सालों में सेट ऑफ हो सकता है। यानी अगले साल आपको सिर्फ एक्सेस अमाउंट खर्चा करने की जरूरत है, रिमेनिंग अमाउंट पिछले साल से सेट ऑफ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट है, अमाउंट अलग निकलेगी, यही क्वेश्चन था ना, अमाउंट अलग निकलेगी। आप ये नहीं कह सकते हो, आप समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए इस साल आपने 4% खर्च किया, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अगले साल कुछ भी खर्च नहीं करेंगे क्योंकि 2% पिछले साल का और 2% एक्सेस जो हमने इस साल यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि पिछले साल 4% पिछले साल के प्रॉफिट्स के एवरेज के हिसाब से निकला होगा और इस साल का 2% इस साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकला होगा। तो अमाउंट के हिसाब से देखना है। अमाउंट के हिसाब से मतलब अगर मान लीजिए आपको खर्च करने थे 100 रुपए, अमाउंट के हिसाब से देखना, ठीक है, और आपने खर्च कर दिए 150 रुपए, तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा आपने खर्च किए हैं, अगले साल जब आपकी 2% की लिमिट कंप्यूट होगी उसमें से 50 रुपए कम कर दिए जाएंगे, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन आपको सीएसआर में लगाना पड़ेगा। तो अगले साल अगर मान लो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंप्यूट करके निकाला कि भाई आपको 200 रुपए खर्च करने बनते हैं, 2% निकल के आया है 200 रुपए, तो कंपनी बताओ कितना खर्च करे? 150 रुपए खर्च कर देगी तो भी कंप्लायंस हो जाएगा क्योंकि 50 रुपए पिछले साल से सेट ऑफ हो जाएंगे। आप बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ओके,
फाइन. ओके, नेक्स्ट इज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, CSR के सारे अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अ न्यू सबसेक्शन 9. अच्छा, जो बच्चे CSR चैप्टर छोड़ के जाने की सोच रहे थे, कुछ बच्चे अपने आप से ही निकाल लेते हैं ऑल्टरनेट, एक चैप्टर करेंगे फिर दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा करेंगे फिर चौथा छोड़ देंगे. पहली चीज तो कोई चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा, और CSR छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक तो इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, ठीक है, इसलिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ न्यू सबसेक्शन 9 हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट. जरा अपने आप से पढ़ के बताओ क्या हुआ है इसमें. ये लीजिए, बड़ा कर दे रहे हैं, अब पढ़ो. 135(5) क्या था? 2% वाला क्लॉज. चलो, इतना तो याद हुआ अमेंडमेंट क्लास से. आया समझ में? आ जाना चाहिए अभी तक तो. Where the amount to be spent by the company under section 135 subsection 5 does not exceed 50 lakh. यानी जो 2% आपको खर्च करना है, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है, तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है? CSR कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है. आपको याद है CSR की कमिटी भी बनानी पड़ती थी, बल्कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से CSR कमिटी मैंडेटरी होती थी. तो ये कह रहे हैं अगर आपका वो 2% का जो अमाउंट है वो 50 लाख से कम होता है, द रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल. यानी आपको CSR कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है. एंड द फंक्शंस ऑफ सच कमिटी प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन शैल इन सच केसेस बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड. और CSR कमिटी के जो जो काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. यानी अगर आपका वो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट का अमाउंट 50 लाख से कम होता है, तो आपको CSR कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा? वो एवरेज नेट प्रॉफिट्स दे देंगे और कहेंगे कि हाउ मच इज द एलिजिबिलिटी फॉर CSR. पॉइंट नंबर 2, इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी. अब आपको समझना पड़ेगा कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन है. पहले आपको 2% का अमाउंट निकालना पड़ेगा. अगर वो 50 लाख से कम है तो CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है. अगर वो 50 लाख से ज्यादा है तो CSR कमेटी बनाने की जरूरत होगी. ओके, फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, MCA हैज नोटिफाइड कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स. ये भी रूल्स आए हैं. पहले CSR रूल्स हुआ करते थे 2014 के, अब है CSR रूल्स 2021. ये हमने डाल दिया है, लेकिन सिर्फ रीड कर लेना इसको. ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन laid down in section 135 but shall not include the following. मतलब CSR रूल्स के हिसाब से, आई होप आपको एक्ट और रूल्स में डिफरेंस समझ में आता है. एक्ट एंड रूल्स, रूल्स अलग थे, ठीक है. कह रहे हैं CSR रूल्स के हिसाब से CSR का मतलब क्या है? कह रहे हैं CSR मतलब वो एक्टिविटीज जो कंपनी को सेक्शन 135 के हिसाब से अंडरटेक करनी है, बट शैल नॉट इंक्लूड, यानी ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा. अब फर्स्ट देखिए क्या लिखा है. कह रहे हैं एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. अगर आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं तो उसको CSR नहीं माना जाएगा. ये तो जनरल पॉइंट है. लेकिन एक बात बताइए, एक रिसर्च कंपनी है, वो रिसर्च कंपनी अगर कोविड-19 की रिसर्च कर रही है तो देखा जाए रिसर्च करना तो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है. लेकिन अगर रिसर्च करने के लिए उसने फंड्स लगाए हैं तो वो CSR माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो माना जाएगा. ठीक है, तो ये कह रहे हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई काम किया गया है तो वो CSR नहीं है. देखो, एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी engaged in research and development activity of new vaccine, drug, medical devices in the normal course of business
may undertake research and development of the new vaccine, drug, medical devices subject to the condition that, कह रहे हैं इसमें भी कुछ शर्तें हैं. अब शर्तें देखो क्या है. First, such research development shall be carried out in collaboration with any of the institutes. मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके आप रिसर्च कर रहे हो. ऐसे तो आप सोचिए हर कंपनी कहेगी हम भी रिसर्च कर रहे हैं, हमने रिसर्च करने में इतना खर्चा लगा, आप कहेंगे हम भी रिसर्च कर रहे हैं सीएस में पास कैसे हुआ जाए. इसको रिसर्च थोड़ी ना मान लेंगे. कह रहे हैं कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, ड्रग बनाती है, वो कह रही है हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, नई दवाइयां बना रहे. नहीं, आपकी रिसर्च अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिसर्च एजेंसी के साथ मिलके हो रही है तो आपकी वो रिसर्च मानी जाएगी. और अगर आप उस रिसर्च के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो तो उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा. तो अगर आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं वो सीएसआर नहीं है. लेकिन अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेडिसिन में रिसर्च करना है तो वो रिसर्च सीएसआर एक्सपेंडिचर क्वालिफाई कर लेगा. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट. सेकेंड, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory at national level, India और international level. देखो पढ़ क्या रहे थे हम लोग, देख रहे थे but does not include, किसको किसको CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, जिसमें फर्स्ट ये था रिसर्च कंपनीज. सेकेंड है अब ये सेकेंड है एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल. ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लो अपने आप. हम आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं. मान लीजिए एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स के बंदे बाहर गेम खेलने जाते हैं, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल, उनको ट्रेन करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल गेम्स खेल सके. मेरी कंपनी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उसके लिए खर्चा करती है. बताइए इसको सीएसआर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बताइए. मेरी कंपनी, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन बाहर जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल खेलने, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो उस पे जो हम खर्च कर रहे हैं वो सीएसआर है या नहीं है? है कि नहीं है? डर क्यों रहे हैं? हम कुछ करेंगे थोड़ी. वो पहले वाले टीचर थोड़ी कि डस्टर उठा के मारेंगे या चौक उठा के मारेंगे. कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे. बताइए है कि नहीं है सीएसआर? वो सीएसआर है. यानी अगर आप इंटरनेशनल एक्टिविटी कोई कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, वो सीएसआर नहीं है. लेकिन एक्सेप्ट अगर आप बाहर के स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो सीएसआर एक्टिविटी मान ली जाएगी. थर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. बताइए पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो सीएसआर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. हम लोग नहीं वाली लिस्ट पढ़ रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड की लिस्ट पढ़ रहे हैं. बट डज नॉट इंक्लूड में फर्स्ट पॉइंट क्या था? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था? रिसर्च कंपनीज. दूसरा था अगर हम लोग इंटरनेशनल कंपनी इंडिया के बाहर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी सीएसआर नहीं मानते थे, लेकिन अगर हम इंडिया के बाहर स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सीएसआर माना जाएगा. और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भी सीएसआर नहीं माना जाएगा. फोर्थ कह रहे हैं एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. अपने ही एम्प्लॉइज के लिए हमने कोई स्कीम लागू करी है, बताइए वो सीएसआर है कि नहीं है? है कि नहीं है? कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं? इसमें भी डर रहे हो. कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं? है कि नहीं है? वो सीएसआर नहीं माना जाएगा. एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. कह रहे हैं हमारी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करी. जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपनी स्पॉन्सर बन जाती हैं प्रोडक्ट्स के लिए. तो अगर मेरी कंपनी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सर कर रही है, आपके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रही है, स्पॉन्सरशिप के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं वो मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा. एंड एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. लॉ के कहने पर अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं उसको भी मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा. समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग ने सीएसआर में ये देखा, सीएसआर रूल्स में, कि किनको किनको सीएसआर एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करेंगे.
एनी डाउट? ठीक है, अभी एक बार में थोड़ा कम आएगा, जब आप इसको रीड करेंगे तब इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, स्पेशली जब आप ये चैप्टर पढ़ना तब उसकी अमेंडमेंट उसके साथ पढ़ लेना, ठीक है, तब आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं रूल 7 ऑफ द कंपनी CSR रूल्स, द बोर्ड शैल इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो टोटल CSR एक्सपेंडिचर के 5% से ज्यादा ना हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब देखिए हमने दे दिया नीचे, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSR। ये एक पॉइंट भी था, अगर आपको याद हो, जैसे मान लीजिए 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट 100 रुपए निकल के आता है, ठीक है। अब ये 100 रुपए आपको कहाँ लगाना है? चैरिटी में लगाना है, CSR में लगाना है? कंपनी ये कह रही है 100 रुपए में से 90 रुपए तो हम खर्च कर रहे हैं CSR कमेटी के ऊपर, 90 रुपए तो हम खर्च कर रहे हैं CSR के लोगों, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए, सिर्फ 10 रुपए चैरिटी कर रहे हैं। इज दिस जस्टिफाइड? नो, आपको वो पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है कहाँ? चैरिटी पे। तो ये कह रहे हैं जो वो 2% है, अब लाइन ध्यान से समझिएगा, एवरेज नेट प्रॉफिट के 2% का 5% कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, रिमेनिंग 95% आपको CSR में लगाना पड़ेगा। बताओ ये 5% और 95% किसका है? किसका है? 2% का, यानी एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2%, ये आपका CSR एक्सपेंडिचर था, इसका मैक्सिमम 5% आप एडमिनिस्ट्रेटिव में लगाओ, रिमेनिंग 95% आपको CSR में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द लिमिट ऑफ 5%। और एक ये भी याद रखना, ये भी एक क्लैरिफिकेशन है MCA का, स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर सेटिंग अप मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी। ये वर्ड्स याद रखना, हो सकता है इन्हीं वर्ड से आ जाए एग्जाम में। आपको याद होगा कुछ टेम्पररी हॉस्पिटल्स बने थे कोविड के टाइम पे, कह रहे हैं अगर वो टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाने के लिए कुछ पैसा खर्चा किया जा रहा है तो वो CSR की एलिजिबल एक्टिविटी मानी जाएगी। तो अगर किसी कंपनी ने पैसा डोनेट किया है कि भाई हम टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, तो वो उसका CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। ओके फाइन, एनी डाउट इन CSR? फाइन, चलो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ये याद एक चैप्टर था? अच्छा बताओ ये कंपनी लॉ के कौन से पार्ट में था? पार्ट A, B की C? इससे आसान क्वेश्चन में मिल नहीं रहा था पूछने को, कौन सा पार्ट है ये? कंफर्म? चलो थैंक गॉड। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में कह रहे हैं एवरी कंपनी शैल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न। यू रिमेंबर एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल किया जाता था, ये याद आ गया? चलो, एवरी कंपनी शैल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT 7 एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। हुआ ये है अब कि हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता था MGT 7 में। MGT 7 में बहुत सारे डिटेल्स और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो जो स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी है ना, उनके लिए इस एनुअल रिटर्न के फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और इनके लिए फॉर्म MGT 7A आ गया है, अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न। यानी अब जो स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी, उनको वो डिटेल्ड एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में एक अब्रिज्ड फॉर्म, अ पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न भर के भी वो काम चला सकते हैं। कुल मिला के नॉर्मल कंपनीज को MGT 7 भरना है और OPC और स्मॉल कंपनी को MGT 7A भरना है। ओके, फर्दर MCA हैज डन अवे विद एनेक्सिंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, यानी बोर्ड रिपोर्ट में आपको एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल कंपनी MGT 7 में अपना एनुअल रिटर्न भरेंगे, OPC और स्मॉल कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म होगा? 7A। तो ये रिक्वायरमेंट उनके लिए बढ़ाई गई है कि सिंप्लीफाई की गई है? सिंप्लीफाई कर दी गई। चले आगे, समझ आ गया यहाँ तक? ये तो नहीं समझ में आया कि अभी बहुत पढ़ाई करनी बाकी है ना? ये ज्यादा समझ में आ रहा है कि अमेंडमेंट छोड़ो, पहले मेन पढ़ ले पुराना। अच्छा, ये चैप्टर याद है आपको, ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन? बताओ पार्ट A, B की C? A की B? C? A? कंफर्म है? अच्छा, आपको याद है इसमें मर्जर्स एंड एमैल्गमेशन वाला चैप्टर था ये। इसके अंदर वैसे ज्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों लेकिन ये चैप्टर छोड़ देते हैं,
है ना, ऐसी गलती मत करिएगा। ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन मर्जर्स एंड अमेलगमेशन में एक सेक्शन था 233 जो कि फास्ट ट्रैक मर्जर की बात करता था। कुछ कंपनी, सुना हुआ लग रहा है नाम, कुछ कंपनीज ऐसी होती थी जिसमें मर्जर एंड अमेलगमेशन के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते थे आप कम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ। वहां पर इन्होंने एक रिक्वायरमेंट बढ़ाई है कि अगर मर्जर हो रहा है 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज का, या फिर 1 और मोर स्टार्टअप कंपनी विद 1 और मोर स्मॉल कंपनी, तो इनके ऊपर भी सेक्शन 233 का फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजर लग जाएगा। मतलब समझे अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट ये आई है कि फास्ट ट्रैक मर्जर पहले लगता था सिर्फ जो स्मॉल कंपनीज है उनके ऊपर लग गया फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर का मतलब इनको फुल डिटेल मर्जर के प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब अमेंडमेंट ये आई है कि अगर मर्जर हो रहा है 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी, 2 स्टार्टअप कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो बताइए उनके ऊपर फास्ट ट्रैक मर्जर लगेगा कि लॉन्ग रूटीन ऑफ मर्जर लगेगा? फास्ट ट्रैक मर्जर। या फिर अगर मर्जर हो रहा है एक स्टार्टअप कंपनी का एक स्मॉल कंपनी से, तो भी उनको ये बेनिफिट मिल गया है कि अब उनका मर्जर हो सकता है सेक्शन 233 में, दैट मीन्स अंडर फास्ट ट्रैक मर्जर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना, पहचान लो अमेंडमेंट, यही बहुत बड़ी बात है। वो कहेंगे एबीसी वाज अ स्टार्ट, एबीसी एंड XYZ दे वर स्टार्टअप कंपनीज, दे ट्राई टू एंटर इनटू मर्जर, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर मर्जर। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या होगा? एबीसी वाज अ स्टार्टअप कंपनी, XYZ was a company having a paid up share capital of let's say 50 lakh and a turnover of let's say 1 crore. They wanted to enter into merger. Discuss the procedure for the same. आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन आया कहां से है। पहली वाली कंपनी स्टार्टअप है, दूसरी वाली कंपनी स्मॉल कंपनी है, और इस क्वेश्चन को चाहे इंस्टीट्यूट तो बड़ा अच्छा बना सकता है क्योंकि स्मॉल कंपनी में भी अमेंडमेंट है और ये भी अमेंडमेंट है। तो अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना सकता है। तो आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही छोड़ देंगे, है ना, कि इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजर लिखना है बस। ओके, तो अब वो बोलेगा नहीं अपने मुंह से कि ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, आपको पहचानना होगा कि ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। तो अगर स्टार्टअप कंपनी का या स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनी का मर्जर हो रहा है तो भी सेक्शन 233 एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? क्योंकि अब एक बड़ी अमेंडमेंट पढ़ने वाले हम लोग, पक्का? ठीक है, अब जो पढ़ेंगे शायद आपको याद हो, लेकिन शायद आपको याद हो, क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चों को पार्ट बी बड़ा समझ में आता है, सबसे पहले पार्ट बी करके रख लेते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले क्या रिवाइज किया, पार्ट बी हो गया पूरा अच्छे से, जो आप बोलते हो ना अच्छे से, वो अच्छा मैं आज तक समझ नहीं आया। एनीवेज, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ KMP, बताओ पार्ट A B C। हमको लग रहा है यही एक क्वेश्चन अच्छा है जिसका आंसर आप फटाफट दे रहे हो, तो हम बार बार यही पूछते जाएंगे, हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है, कोई आंसर आ रहा है। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ KMP, सुना है ना ये चैप्टर? अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा, कि जब प्रॉफिट्स होते थे तो सेक्शन 197 के हिसाब से रेम्यूनरेशन दी जाती थी, और अगर प्रॉफिट्स नहीं होते थे तो शेड्यूल 5 के हिसाब से रेम्यूनरेशन जाती थी। ये याद आया? शेड्यूल 5 के हिसाब से, अगर आपको याद हो, ये लिमिट्स होगी, अभी ये ना देखो सिर्फ इतना देखो, अच्छा हाथ इधर रखे हैं, ये 60, 84, 120 ये वाली टेबल की लिमिट्स याद है? इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, पहले याद करो, 5 मिनट रुक के याद कर लो पहले। ये होता था मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि अगर एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है तो आपको याद होगा वो 11%, 5%, 10% वो वाली लिमिट्स जाती थी सेक्शन 197 की। ठीक है, कोई ऐसी दवाई खा के आए हो कि सब भूल गए आज? ये तो सबसे बेसिक चीज है। और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में लगता था शेड्यूल 5, जिसमें ये होता था कि इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से अगर इफेक्टिव कैपिटल लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख, 5 करोड़ से 100 करोड़ है तो 84 लाख, याद आया? 100 करोड़ से 250 करोड़ है 120 लाख, याद आया? हाँ झूठ बोल दो, हाँ याद आ गया, हम हमारी खुशी के लिए झूठ बोल दो, ठीक है। तो ये लिमिट थी। अब ये हम तो अभी तक ये बता रहे थे पुराना क्या था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, अगर आपको याद हो तो वहां पर बस ये लिखा था कि ये रेम्यूनरेशन एप्लीकेबल होती है मैनेजरियल पर्सनल, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर के ऊपर। वहां पर एक वर्ड आ गया है
और अदर डायरेक्टर्स। यानी पहले ये जो लिमिट्स थी, दीज वर एप्लीकेबल ऑन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। अब ये लिमिट्स एप्लीकेबल हैं किसके ऊपर भी? नॉर्मल डायरेक्टर्स के ऊपर भी। तो देखो क्या अमेंडमेंट है, इन शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन पार्ट 2 अंडर द हेडिंग रेम्यूनरेशन इन सेक्शन 1 इन द फर्स्ट पैरा आफ्टर द वर्ड्स मैनेजरियल पर्सन द वर्ड्स अदर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स हैज बीन इंसर्टेड। यानी कि अब अमेंडेड सेक्शन क्या आ गया, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 अ कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये आप ये लाइन पढ़ी होगी आपने यहां से, subject to provision of 197 a company having profits in a financial year may pay remuneration to a managerial person or other directors not exceeding the limit specified in such section। 11% की लिमिट याद है अच्छा, कि अगर प्रॉफिट्स होते थे तो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो दी जाती थी वो 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स थी, ठीक है। वहां पर जो हम लोग कहते थे ना मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल पर्सनल में आप देखना वहां पे सिर्फ लिखा होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। अब वहां पर अदर डायरेक्टर्स भी वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब सबको मिला के, अदर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सबको मिला के वो मैक्सिमम लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी। यही चीज इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें हम लोग, तो इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में ये रेम्यूनरेशन की लिमिट्स थे, ये वाला टेबल देखिए, ये वाला टेबल था जहां पे वेयर इफेक्टिव कैपिटल इज, कैपिटल के हिसाब से हम लोग देख रहे थे, ठीक है। सिर्फ इतना चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ था, अगर आप देखो तो एक और ऐड हो गया, एक कॉलम दिखा। ये कॉलम बताओ किसके लिए है? ये है अदर डायरेक्टर्स के लिए, ये था मैनेजरियल पर्सनल के लिए जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, और वो अदर डायरेक्टर्स के लिए। इसका मतलब अब हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे, इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़, ठीक है, तो मैनेजरियल पर्सनल को 60 लाख और अदर डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 12 लाख। अगर उनकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से 100 करोड़ है तो मैनेजरियल पर्सनल को कितना मिलेगा? 84 लाख और अदर डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 17 लाख। अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से 250 करोड़ है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को 120 लाख और अदर डायरेक्टर्स को 24 लाख, एंड सिमिलरली द फोर्थ लिमिट 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 और यहां पर 24 लाख। ये क्यों ऐड हुआ आपको समझ में आया? पहले जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दी थी वो सिर्फ किसकी दी हुई थी? मैनेजरियल पर्सन की। मैनेजरियल पर्सन में सिर्फ कौन आता था? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, ठीक है। अब वहां पर सब जगह क्या डाल दिया है? अदर डायरेक्टर्स। तो 197 में जो लिमिट्स थे वो भी अदर डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, और इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में भी अदर डायरेक्टर्स। तो ये जो 60, 84, 120 है ये मैनेजरियल पर्सनल की है, और ये जो 12, 17, 24 वाली है ये किसकी है? अदर डायरेक्टर्स की। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। अब आज एक काम करिएगा, जिन जिन चैप्टर में अमेंडमेंट आई है वो चैप्टर रिवाइज कर लेना घर जाके, ठीक है। ओके, कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट ने एक्चुअल सही में अमेंडमेंट सच दी है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर दिया, पुराना ही नहीं सेटल हो रहा था दिमाग में कि पुराना हटा के नया दे दिया। तो जब आप ये वाला चैप्टर रिवाइज करोगे ना, तब आपको जो हम अभी बोल रहे हैं वो सब तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा ये कह रही थी क्लास में चिल्ला चिल्ला के, हम लोग को तब समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो CSR जरूर पढ़ लेना, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट जरूर पढ़ लेना, सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट। बताओ ये अमेंडमेंट आ गई समझ में? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसमें भी वही चीज है, seeks to amend section 149(9) of the Companies Act wherein a proviso has been inserted. मतलब if a company has no profits or its profits are inadequate, an independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5 of 197 in accordance with provisions of schedule 5. पहले क्या होता था, जब inadequacy of profit होती थी, अब ध्यान से समझना,
इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स के केस में मैनेजरियल पर्सनल की लिमिट्स बताई गई थी। इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो उसके हिसाब से मिल रही थी जो उसको मिलती थी। यहां पे कह रहे हैं अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी शेड्यूल 5 के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो वहां उन्होंने अब सब कुछ तो डाल दिया, मैनेजरियल पर्सन एंड अदर डायरेक्टर में सब आ गए। इसका मतलब ये वाली जो कैटेगरी है इसमें कौन भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कवर हो जाएगा। तो अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इस हिसाब से अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है। शेड्यूल 5 उसको कंसिडर करना होगा, ओके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर भी अब ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 40 सीक्स टू अमेंड 197(3). ये वही चीज है, सेम चीज है, ये देखिए वही चीज है, सबके ऊपर अब एप्लीकेबल हो जाएगा और सबको शेड्यूल 5 के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। कुल मिला के केएमपी वाले चैप्टर में जो मेजर अमेंडमेंट है वो वही है कि पहले वो मैनेजरियल पर्सनल के लिए होता था, अब अदर डायरेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है और शेड्यूल 5 में अदर डायरेक्टर्स के लिए लिमिट स्पेसिफाई कर दी गई है। नाउ कमिंग टू जनरल मीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे जनरल मीटिंग में कोई ऐसी अमेंडमेंट आ जाए जो थोड़ी इजी हो, है ना, क्योंकि जनरल मीटिंग इजी लगता है इसमें तो हाँ बोल दो, जनरल मीटिंग तो इजी चैप्टर है। देखो इसमें क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ एनबीएफसी और एनी क्लास ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हम समझा दे रहे हैं अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर कोई कंपनी लोन देती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करती है तो उसके लिए उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जैसे अपने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स में भी पढ़ा होगा, वन कंपनी इज गिविंग लोन टू अनदर कंपनी, ठीक है। अगर कोई कंपनी लोन दे रही है किसी दूसरी कंपनी को तो लोन देने के लिए उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी को लोन देगी तो क्या उसको भी शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी? नो। क्यों? क्योंकि वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इतनी बात समझ में आई? बैंकिंग कंपनी अगर किसी को लोन बांट रही है तो वो एक्चुअली लोन नहीं है, वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और अगर वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसको रेजोल्यूशन पास करना और रेजोल्यूशन फाइल करने की जरूरत नहीं थी। ये प्रोविजन लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। उस बैंकिंग कंपनी में बस अब 3 कंपनियां और ऐड कर दी गई हैं, एनबीएफसी नहीं 2 कंपनी ऐड कर दी गई हैं, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। देखो लिखा है अर्लियर ओनली बैंकिंग कंपनीज वर एग्जेम्प्ट। जब आप जनरल मीटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये मिलेगा। यानी इसका मतलब समझो, बताना, अगर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसको रेजोल्यूशन पास करके रेजोल्यूशन फाइल करने की जरूरत है कि नहीं है? बताइए, अमेंडमेंट पढ़ के अपने आप सोच के हमको बताओ। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने लोन दिया है, ठीक है, इज इट रिक्वायर्ड टू पास अ रेजोल्यूशन एंड फाइल द रेजोल्यूशन? नो, ठीक है। पहले ये एग्जेम्पशन सिर्फ किसको थी? बैंकिंग कंपनी को। अब बैंक की जगह 2 और इंक्लूड हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो अगर ये कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी को भी लोन देते हैं देन इन दैट केस इनको रेजोल्यूशन फाइल करने की जरूरत नहीं। क्लियर? समझ आ गया? पक्का? कौन सी अमेंडमेंट नहीं समझ में आई बताइए? सब आ गई? अच्छा, अब देखिए कुछ रूल्स में अमेंडमेंट है। आई गेस ये सेटिंग अप से भी रिलेटेड है। हाँ, इसको मान सकते हो आप एसबीईसी के अमेंडमेंट, ऑल्दो दिया ये कंपनी लॉ के अंदर ही है। 1% कंपनी का ये याद है आपको कि कौन बना सकता है 1% कंपनी? एक्चुअली कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में अमेंडमेंट आई है। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। ये कह दो, हाँ ये आता है बहुत अच्छे से, ये आता है ना, बस ये चेंज हो गया, जो आता है वही चेंज हो गया। कह रहे कौन बना सकता था ओपीसी? नेचुरल पर्सन। हमने आपको याद भी कराया था 3 चीजें होनी चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट। वो कह रहे हैं अब रेसिडेंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज है। मतलब नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, अमेंडेड प्रोविजन देखो, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज।
यानी उसका रेसिडेंट होना अब जरूरी नहीं है। ये एसबीईसी के अमेंडमेंट ले सकते हैं आप, क्योंकि आई गेस ये चैप्टर एसबीईसी में ही है, टाइप्स ऑफ कंपनीज में, राइट। कंपनी लॉ में इसलिए दिया है क्योंकि है ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो 1% कंपनी के रूल्स को रिलैक्स किया गया। पहले बाहर के लोग ओपीसी नहीं बना सकते थे, नाउ इवन नॉन रेसिडेंट्स कैन मेक एन ओपीसी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट। कह रहे हैं नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, हो सकता है बाहर रहता हो, ठीक है, तो भी वो ओपीसी बना सकता है। याद रहेगी ये अमेंडमेंट। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो लिखा था ना रेसिडेंट होना चाहिए, तो रेसिडेंट के लिए कितने दिन होना चाहिए उसको इंडिया में? 182। चलो ये याद है, ये चेंज हो गया, ये याद था ना आपको। ये देखो अभी ऊपर आ रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही। अब बताओ कितना हो गया? 120 डेज, 120 दिन। यानी 182 डेज जो कंपनी लॉ के अंदर स्पेसिफाइड था वो कितना हो गया? 120 दिन। बताओ रिक्वायरमेंट रिलैक्स करी है कि स्ट्रिक्ट करी है? पहले रिलैक्स करी है, पहले उसको रेसिडेंट मान रहे थे जो कम से कम 182 डेज रहा हो, अब उसको भी रेसिडेंट मान लेंगे जो कम से कम 120 दिन रहा हो। यानी कि अगर कोई पर्सन 130 दिन रहा है इंडिया में तो वो पहले रेसिडेंट नहीं था, अब वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ओके, सो 182 डेज की लिमिट अब चेंज होके कितनी हो गई है? 120 डेज। क्लियर? ये तो सबसे सीधी सीधी अमेंडमेंट है, यही आपको लग रहा है ना, यही तो आती थी एक, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल इन एसबीईसी। तो यही दोनों थे, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, बाकी सब सेम है, बस ये दो चीजें थी कि आप नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, और 182 डेज को करके कितना कर दिया गया है? 120 डेज। ठीक है, पक्का? अच्छा बताओ, ये याद है आपको ये वाला, नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years इज एक्सपायर्ड। 2 साल के पहले, मतलब कोई भी ओपीसी 2 साल के पहले किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट द थ्रेशोल्ड लिमिट। हाँ, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो जाए तो वो कन्वर्ट हो सकती है। याद आया ना? याद आया? ये हटा दिया, देखो ओमिटेड, दिस रूल इज नाउ ओमिटेड। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका मतलब अब ओपीसी कभी भी किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो पहले क्या था, जब ओपीसी उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने कहा भाई ओपीसी बना रहे हैं, फायदे देंगे, लेकिन इतनी शर्तें रख दी ओपीसी के साथ कि 2 साल के पहले कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। अब उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि नॉन रेसिडेंट भी ओपीसी बना सकते हैं, रेसिडेंसी देखने के लिए नंबर ऑफ डेज भी कम कर दिए गए, और अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 2 साल तक आप नहीं कर सकते। whenever you want you can convert yourself into any other kind of company. So this rule is now omitted. ठीक है, तो बुक में जहां लिखा हो वहां जाके काट देना omitted, पहले याद कर लेना फिर काट देना। ओके, एंड लास्टली ये आखिरी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? प्रोसीजर डाल दिया हमने। पहले देखिए ये प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा, 1% कंपनी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये प्रोसीजर था आपके में। ओपीसी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में, जिसमें ये था प्रोसीजर, ये ओल्ड है, वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स 50 लाख या फिर एक्सीड्स 2 करोड़ शैल सीज टू एंटाइटल और कंटिन्यू एज एन ओपीसी। जिसका भी पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ गया है या 2 करोड़ से बढ़ गया है, वो अब ओपीसी नहीं रहेगा और उसको कंपल्सरली कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब ये तो लिमिट हटा दी गई थी वैसे भी, तो ये प्रोसीजर हट गया है और यहां हमने नया प्रोसीजर दे दिया है। कुल मिला के आपको करना क्या है, ये याद कर लेना है, ये राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, दिस इज द न्यू प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब अगर आप इसमें देखो तो इन्होंने कोई शर्त नहीं लिखी है कि अगर आपका पेड अप कैपिटल ज्यादा होगा या टर्नओवर ज्यादा होगा तब आप कन्वर्ट हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिंपल प्रोसीजर है, द 1% कंपनी शैल ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब तो कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, तो ये कह रहे हैं आपको अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करना पड़ेगा
to give effect to this conversion? 1% company may be converted. किस में convert हो सकती है? प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में या एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8. इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो 2 करने पड़ेंगे और अगर पब्लिक में करना है तो 7 करने पड़ेंगे. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर प्राइवेट में करना है तो 2 और अगर पब्लिक में करना है तो 3 करने पड़ेंगे. दिस इज सिंपल. इसके बाद द कंपनी शैल फॉर्म एन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म INC 6 फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी. और ये डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ऑल्टर्ड MOA, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर. ये कुल मिला के प्रोसीजर है conversion of 1% company into public or private company. And on being satisfied that the requirements have been done, the registrar shall approve and issue a certificate. तो इसमें old वाला क्या था वो भूल जाओ क्योंकि अब वो करना नहीं है. प्रोसीजर वो भी हमने इसलिए डाला क्योंकि कई बार SBC में डायरेक्ट प्रोसीजर भी पूछ लेते हैं. The procedure for conversion from 1% company to public and private company. तो अब अगर प्रोसीजर आता है तो आपकी बुक में जो प्रोसीजर दिया था वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको ये प्रोसीजर लिखना है. ओके, बस दैट्स ऑल. इतनी ही अमेंडमेंट्स थी. अब आपको लग रहा है इतनी ही, सब कुछ तो अमेंड ही कर दिया उठा करके. सम अमेंडमेंट्स ऐसी थी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ अमेंडमेंट्स थी जो कंपैरेटिवली इजी थी. मेजर अमेंडमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लें, ठीक है. 5 मिनट है और 5 मिनट क्या आप सोच रहे हैं हम तो बस आए थे, जो पढ़ा देंगे पढ़ लेंगे आज. ओके, सबसे पहले हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक अमेंडमेंट करी थी. बताओ कौन सी? NCLAT की. NCLAT में हम लोगों ने देखा था कॉम्पोजिशन की. कॉम्पोजिशन में सबसे पहले ये लिमिट थी कि मैक्सिमम कितने हो सकते थे? 11. अब इस 11 की लिमिट को रिमूव कर दिया गया है. फिर हम लोगों ने देखा था कि इनकी बेंचेस बना दी गई हैं, ठीक है. ये जो बेंचेस हैं ये न्यू दिल्ली में सिट करेंगे और कॉम्पिटिशन एक्ट या IBC के मैटर्स की अपील्स को एंटरटेन करेंगे. फिर हम लोग कंपनी लॉ में मूव हो गए थे. कंपनी लॉ में सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन में अमेंडमेंट आई? लिस्टेड कंपनी में. लिस्टेड कंपनी में पहले ये था कि जो भी कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा. और न्यू प्रोविजन के हिसाब से 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनी थी जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया. जिनके क्या क्या लिस्टेड थे? फर्स्ट, पब्लिक कंपनी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशूड थे वो. सेकेंड, प्राइवेट कंपनी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट में थे. एंड थर्ड, वो कंपनी जो किसी और ज्यूरिसडिक्शन में लिस्टेड थे. इन तीनों को अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. दूसरी डेफिनेशन कौन सी अमेंड हुई बताइए? स्मॉल कंपनी. वो 50 लाख वाली लिमिट अब कितनी हो गई? 2 करोड़. और जो 2 करोड़ वाली लिमिट थी वो कितनी हो गई? 20 करोड़. ठीक है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर की. फिर शेयर एंड शेयर कैपिटल, इसमें बताओ क्या अमेंडमेंट थी? 15 डेज से कम भी हो सकता है. पहले था कि राइट शेयर इशू करने का एक्सेप्ट करने का जो टाइम था वो कम से कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन था. लेकिन अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो 15 दिन से कम भी इसको कर सकती है. नेक्स्ट, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर. ये इजी अमेंडमेंट थी कि कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनी को डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, डिविडेंड में ये पेनाल्टी प्रोविजन, ये जब आखिरी दिन आप एग्जाम से जाइएगा तो पेनाल्टी इसकी याद कर लीजिएगा. ठीक है, पीनल प्रोविजंस इजी किए गए हैं कि टफ किए गए हैं? इजी करे गए हैं. ठीक है. CSR में पहली अमेंडमेंट थी कि कोविड-19 के लिए जो भी एक्सपेंसेस रिसर्च वगैरह किया गया है उन सबको एलिजिबल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा. अगेन ये पेनाल्टी प्रोविजन था. ठीक है, ये भी इजी किया गया है, डीक्रिमिनलाइज किया गया है. यानी पहले जहां ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट हो रहा था अब सिर्फ उसके ऊपर पेनाल्टी लेवी हो जाएगी. ये सेट ऑफ वाला क्या था बताओ? कि अगर एक साल में 2% से ज्यादा खर्च किया है तो अगले साल में आपको उसका सेट ऑफ अवेलेबल हो जाएगा. ये 50 लाख वाला क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका CSR एक्सपेंडिचर 50 लाख से कम है तो आपको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है. फिर उसके बाद ये CSR रूल्स लॉन्च हुए थे जिसमें उन्होंने CSR की डेफिनेशन दी थी. इन एक्टिविटीज को CSR नहीं मानते थे जो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं. लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं मेडिसिन के लिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ये ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपका CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा. इंडिया के बाहर का अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो CSR नहीं होगा. लेकिन स्पोर्ट्समैन को अगर आप मेंटेन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो उसको CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा. देन अगेन पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा.
अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट दे रहे हैं तो CSR नहीं माना जाएगा, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो भी नहीं माना जाएगा, और किसी लॉ के कहने पे अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो भी वो CSR एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना अलाउड था? 5%, याद आया, नॉट एक्सीडिंग 5%, यानी कि CSR के लिए जितना टोटल एक्सपेंडिचर था उसका मैक्सिमम कितना परसेंट अलाउड था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में? 5%। ये 5% ऑफ व्हाट था? 2% का। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट वाज आवर CSR एक्सपेंडिचर, और उसका 5% अलाउड था खर्चे के लिए, बाकी 95 आपको चैरिटी में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये मेक शिफ्ट हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वो भी CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। अच्छा, नॉर्मल कंपनीज को एनुअल रिटर्न किस में फाइल करना था? MGT 7 में। OPC और स्मॉल के लिए MGT 7A एक छोटा एनुअल रिटर्न बनाया गया इनके लिए। ओके, ये बताइए फास्ट ट्रैक मर्जर में किसके लिए अलाउ किया गया? दो स्टार्टअप कंपनीज अगर मर्ज हो रही हैं या एक स्टार्टअप और एक स्मॉल कंपनी मर्ज हो रही है तो उनको फास्ट ट्रैक मर्जर के अंडर मान लिया जाएगा। ये वाली बताइए अमेंडमेंट क्या हुआ इसमें? मैनेजेरियल पर्सनल जहां था वहां पर एक वर्ड और इंक्लूड हो गया, अदर डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अब अदर डायरेक्टर्स को भी उसी पैरामीटर्स में पेमेंट करी जाएगी, और ये वाला टेबल जो पहले सिर्फ मैनेजेरियल पर्सनल के लिए था, इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, नाउ दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू अदर डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने, ये तो सेम ही थी अमेंडमेंट, हाँ जनरल मीटिंग वाली बताओ कौन सी अमेंडमेंट थी? बैंकिंग कंपनी अगर कोई लोन देती है किसी को, उसके लिए उसको रेजोल्यूशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट अब और किसको किसको मिल गया है? NBFC को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। फिर हम लोग इसमें आ गए, 1% बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट। इसमें से कौन सी रिलैक्स करी गई? रेसिडेंट, यानी अब जरूरी नहीं है कि वो रेसिडेंट हो, चाहे रेसिडेंट हो या ना हो वो OPC बना सकता है। रेसिडेंटशिप देखने के लिए भी अब 182 डेज की जगह कितना हो गया? 120 डेज। हाँ, और ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी कि 2 साल के पहले आप कन्वर्ट नहीं हो सकते एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी में, इसको ओमिट कर दिया गया, और लास्ट में हमने आपको एक कन्वर्जन का प्रोसीजर दे दिया। अब क्लियर है अमेंडमेंट्स? अब याद हो गई सारी? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? ठीक है, हाँ बेटा, हाँ सिर्फ नहीं, वैसे तो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर चेंज हुआ है, ठीक है, तो चेंज माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूल्स हैं बेटा, ये रूल्स के एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ ये किया गया है। तो आप ये मान सकते हो OPC के लिए दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है, रूल्स में चेंज है क्योंकि। फाइन, ठीक है। तो एज फार एज योर मॉड्यूल 1 इज कंसर्न, कंपनी लॉ, JIGL और SBC तीनों की ही अमेंडमेंट्स भी हैव डन, ठीक है। फाइन, चलिए, थैंक यू।